हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 जो 24/9 की वर्कशीट है आपकी। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका इतिहास का चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके अंदर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति की बात कर चुके हैं, रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर चुके हैं, इटली का एकीकरण कर चुके हैं, जर्मनी के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की, वो है हमारा नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया। तो पहली चीज़ तो आप फर्स्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जो ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रवाद आया था ना तो वो किसी क्रांति की वजह से आया था कि ब्रिटेन के लोगों ने अंदर क्रांति की हो, ना ही बाहर कोई क्रांतियाँ या बाहर कोई युद्ध वगैरह हुए थे उसके कारण वो आया था। ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद आया था वो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, उनकी एक लंबी प्रक्रिया थी जिससे गुजरकर ब्रिटेन जो है वो राष्ट्रवाद तक पहुंचा। क्यों 18वीं सेंचुरी से पहले, पैरियर टू द 18th सेंचुरी, जस्ट ब्रिटेन जो है वो एक नो ब्रिटिश नेशन पैरियर, देयर वाज ए नो ब्रिटिश नेशन पैरियर टू द 18th सेंचुरी। एक राष्ट्र राज्य नहीं था ब्रिटेन 18वीं शताब्दी से पहले। इंग्लिश नेशन, ठीक है, steadily grow with wealth, importance and power, and the well able extended its influence over the other nations from the of the islands। इंग्लिश नेशन ने, इस ब्रिटेन ने ना केवल अपनी शक्ति, अपनी जो संपत्ति थी उसको बढ़ाया, उसके साथ साथ कुछ जो प्रायद्वीप थे जिनको हम आइलैंड्स बोलते हैं उनके ऊपर भी अपना शासन जो है वो जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद में 1688 के अंदर क्या हुआ, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी ना उसने मोनार्की से जो भी पावर्स थी ना वो वापस ले ली। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1707 के अंदर एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया जिसके अंदर कौन कौन आते थे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के 1707 के अंदर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, जिसको आजकल हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूके। ठीक है, आफ्टर द फेल्ड रिवोल्ट ऑफ 1798 की जो क्रांति थी उसके विफल होने के बाद में, उसकी असफलता के बाद में जो आयरलैंड था उसको जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 के अंदर। तो अब यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड थी। ठीक है, 1801 के अंदर। और जो सिंबल्स थे न्यू ब्रिटेन के उनको भी प्रमोट किया गया, उनको भी आगे प्रचार जो है उनका किया गया। ठीक है, उसके बाद में आज हम दो चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। पहला है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि बल्कान प्रॉब्लम्स। अब देखो, जो ग्रीक वार हुआ था ना वो किसके कारण हुआ था, जो 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन आई थी उसके कारण क्या हुआ था, जो हमारे पास ग्रीक लोग हैं ना, ग्रीक के जो लोग थे उनके अंदर इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल की जो एक स्पार्क थी, ठीक है, एक ज्योति थी, एक भावना थी, वो बाहर आनी शुरू हो गई। ठीक है, द ग्रीक वाज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से जो ग्रीक था वो ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे आया, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स। उनके अंदर उन्होंने जो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आया था, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म आया था, उसने एक संघर्ष की भावना जो थी वो ग्रीक के लोगों के अंदर डालनी शुरू कर दी। और ये राष्ट्रवाद आया किसके कारण था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। ठीक है, अब देखो, द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस स्टेटेड इन 1821। स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ, 1821 के अंदर स्टार्ट हुआ। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे किन किन लोगों का इनको सपोर्ट मिला था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल यानी कि जिनको निर्वासन कर दिया जाता है, जिनको देश निकाला दे दिया जाता है, वो ग्रीक के लोग। और वेस्ट यूरोपियन जो लोग थे उनसे उनको क्या हुआ था, एक सपोर्ट मिली थी, जो भी ग्रीक के लोग थे उनको। एक अच्छी बात ये थी कि उनके जो पोइट्स और मोबिलाइज्ड पब्लिक जो ओपिनियन था टू सपोर्ट द ग्रीस स्ट्रगल। आर्टिस्ट जो थे, यानी कि उनके कलाकार और उनके पोइट्स जो थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। वो अच्छे अच्छे लेख लिखा करते थे, पोइम्स लिखा करते थे, लोगों को प्रेरित किया करते थे अपने विचारों से। और इन्हीं में से एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बैरियन। ठीक है, उन्होंने तो क्या किया, युद्ध के लिए, यानी कि वो स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए, फाइट के लिए पैसे भी इकट्ठे किए और खुद जब जरूरत पड़ी तो वो खुद लड़ने भी चले गए। पर 1824 ईस्वी में फीवर के कारण, बुखार के कारण उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में 1832 के अंदर जो हमारे पास एक संधि हुई थी, ठीक है, उसके कारण यहाँ ग्रीस जो है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो
कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद में नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, बल्कान प्रॉब्लम्स। बल्कान तो क्या था ना कि एक आप बोलो कि किसी चीज़ की जड़ होना, ठीक है, मतलब ऐसे मुद्दों की जड़ होना, ये काफ़ी सारे लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, यानी कि युद्ध का मैदान जिसको बोल सकते हो ना, तो वही था वो। बाल्कन्स आर द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डेज रोमानिया। जो बल्कान थे ना, वहाँ पे ज्योग्राफिकल यानी कि भूगोलिक विभिन्नताएं भी पाई जाती थी और एथनिक वेरिएशन, कल्चरल डिफरेंसेस भी थे, यानी कि अलग अलग जातियों के लोग वहाँ पे रहते थे। और आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटोरिया, स्लोवेनिया और सर्बिया, ये जो थे इसके अंदर आते थे, बल्कान क्षेत्रों के अंदर। हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज सेल्स, और इनके हैबिटेंट्स को क्या बोला जाता था? स्लैव्स बोला जाता था, ठीक है। ए लार्ज पार्ट जो था बल्कान का, वो किसके अंदर आता था? ओटोमन एम्पायर के अंदर। ग्रीक का भी किसके अंदर आता था? ओटोमन एम्पायर के अंदर। अब क्या हुआ? द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिक यानी कि रूमानी जो राष्ट्रवाद था वो लोगों के अंदर आना शुरू हो गया। टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोजिव, और साथ साथ जो ओटोमन का एम्पायर था, उसका जो शासन था, उसका भी विघटन होना शुरू हो गया था, और उसके कारण काफ़ी जो विस्फोटक स्थिति जो थी बल्कान के अंदर वो पैदा हो गई थी। वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। तो ओटोमन एम्पायर से एक एक करके सारी जो यूरोपियन नेशनलिटीज़ हैं वो बाहर होती गई और खुद को क्या करते गए? वो इंडिपेंडेंट घोषित करते गए। As the different Slavic nationalities struggles to define their identity and independence, Balkan area became an area of intense conflict. तो हर कोई इतनी प्रजातियों के, इतनी जातियों के लोग रहते थे, इतनी विभिन्नताओं के, तो उन्होंने क्या किया? घर में ही लड़ना शुरू कर दिया, अपने उस एम्पायर के अंदर ही लड़ना शुरू कर दिया। और हर कोई चाहता था कि मेरे पास एरिया ज़्यादा हो, हर कोई चाहता था मेरे पास एरिया ज़्यादा हो। तो वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि आप बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हो, कभी भी वो फट सकता है और आपकी जान जा सकती है। तो अब घर में ही जब लड़ाई हो जाती है ना, तो पड़ोस के लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। ऐसा ही काम किया था यूरोपियन जो पावर थी उन्होंने। वो क्या चाहते थे? वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। एक कंपटीशन हो गया था कि वो मैं करूंगा या मैं करूंगा, ठीक है। तीन जो पावर्स थी यूरोपियन, वो इस चीज़ के अंदर कंपटीशन में आ गई। अब वो कंपटीशन में आ गई ना, तो फाइनली बल्कान ने क्या करवा दिया? पहला विश्व युद्ध करवा दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवा दिया, ठीक है। सो उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ यू हैव बीन इन प्लेस ऑफ द पोएट लॉर्ड बैरियन, हाउ वुड यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस? कि अगर आप पोएट लॉर्ड बैरियन की जगह पे होते तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करते? तो उन्होंने प्रोवाइड किया था, ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ग्रीक रिबेल्स एंड रोट इन फेवर ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस। ही इवन यूज्ड हिज मनी टू फॉर्म ए बटालियन ऑफ ग्रीक रेबल्स, जिनको बोला जाता है बेरियन ब्रिगेड। आई लव हिज वे ऑफ फाइटिंग बाय यूजिंग कल्चर एज ए स्वॉर्ड, कल्चर को उन्होंने जो स्वॉर्ड है बनाया था, ठीक है। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। इफ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ द पोइट, आई ऑल्सो यूज दिस मेथड टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बिहाफ इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई यूजिंग कल्चर सच एज पोइम्स एक्सेट्रा, या एसेज, या कुछ अपनी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके मैं भी अपना जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देता, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ nation state in Britain was not a result of sudden upheaval or revolution but was the result of long drawn process। तो ये देखिए, ये आप ऊपर वाली लाइन अगर आप लिखना चाहते हो तो बेटा लिख लेना, अगर आपने नहीं लिखनी तो आप इसको छोड़ सकते हो, कट कर सकते हो। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन, इट वाज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। कैसे था? रोल ऑफ एथनिक ग्रुप्स जो भी था उसके अंदर आया था, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटीज भी इसमें आई थी। स्टडी ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन, स्टडली केस स्टडी हुई थी, धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो हो रही थी। Importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island। उसके बाद में एक यूनियन एक्ट आया था 1707 के अंदर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पे एक यूके बना था। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड रिलीजियस पॉलिसीज जो थे वो कुछ बनाए गए थे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप ऊपर वाली लाइन को छोड़ भी सकते हो, आपने लिखनी है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिचुएशंस ऑफ बल्कान स्टेट। ये तो एक अखाड़ा ही था भी। Balkan states, after 1871 nationalist tension mounted in the Europe in the area called Balkans. The Balkans was the region of geographical and ethnic variation. The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans and downfall of Ottoman Empire made this region very explosive. As the different Slavic nationalist struggles to define their identity and independence, the Balkans become the area of conflict. There was an intense
राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स टू ट्रेड एंड कॉलोनीज, दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली क्या हो गया, वर्ल्ड वार हो गया। तो ये थी कुछ बल्कान की स्थिति जो बहुत ही खराब थी। उसके बाद में देखिए, हाउ डिड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 इंस्पायर द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन बल्कान स्टेट। तो ग्रीक की बात अगर हम करते हैं तो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप मोटिवेटेड द ग्रीक्स टू स्टार्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस विच बिगन इन 1821। रिएक्शन ऑफ द स्ट्रगल इंस्पायर्ड द एजुकेटेड एलाइट क्लास ऑफ द यूरोप एंड फिल्ड देम विद द नेशनलिस्टिक फीलिंग। उसके बाद में था वाइड स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान कंबाइंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो उनके अंदर भी क्या हुआ था, एक रोमांटिक नेशनलिज्म जो था आया था और वो रीजन जो था वो बहुत एक्सप्लोसिव हो चुका था, काफ़ी तनाव की स्थिति उसके अंदर बन चुकी थी, पर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना भी शुरू हो गए थे। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।